भोलनाथ की सयानी आदत। हर बात में टांग अड़ाना और सयाना बनने की कोशिश करना भोलनाथ की एक बहुत ही बुरी लत थी। जहां उसकी रत्ती भर भी जरूरत नहीं होती, वहां वो एक ज्ञानी महात्मा की तरह उपदेश देने पहुंच जाता। जिस काम का उसे कखक भी नहीं पता होता, उसमें भी वो झट से हाथ डालने से बाज नहीं आता था। उस दिन की बात है जब उससे 3 कक्षा ऊपर के बड़े लड़के अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर बड़ी गंभीर चर्चा कर रहे थे। भोलनाथ ने बीच में ही कूदते हुए किसी बड़े मुरब्बी की तरह कहा, देखो भाई, वेबस्टर की डिक्शनरी ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। मेरे बड़े भाई ने जो 2 जिल्द वाली वेबस्टर की डिक्शनरी खरीदी है, उसकी एक एक किताब इतनी बड़ी और इतनी मोटी है कि पूछो मत। और जानते हो, वो लाल चमड़े से मढ़ी हुई है। तभी एक ऊंची कक्षा के लड़के ने झपट कर उसका कान मरोड़ा और पूछा, क्यों रे, कितनी लाल है? क्या तुम्हारे इस कान की तरह? पर भोलनाथ तो ठहरा ढीठ। अगले ही दिन वो उन्हीं लड़कों के पास फुटबॉल के खेल पर अपनी विशेषज्ञ राय देने पहुंच गया और एक जोरदार थप्पड़ खाकर वापस लौटा। विशु के पास चूहे पकड़ने की एक नई कल मशीन थी। भोलनाथ ने अचानक एक दिन उसे देख लिया और पूछा, अरे भाई, ये किस चीज की मशीन है? इतना कहकर उसने उसे उलट पलट कर देखना शुरू किया और उसके कलपुर्जों के साथ ऐसी छेड़छाड़ की कि कल का सत्यानाश हो गया। विशु चिल्लाया, जब तुझे पता नहीं था तो हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? भोलनाथ ने शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा उसी को सुना दिया, अरे, इसमें मेरा क्या दोष? देखो तो सही, इसका हैंडल कितना घटिया बनाया है। इसे और मजबूत होना चाहिए था। मशीन वाले ने तुम्हें बुरी तरह ठगा है। पढ़ाई में भोलनाथ कोई बहुत होशियार नहीं था, पर जब मास्टर साहब कोई कठिन सवाल पूछते तो वह जाने या न जाने सबसे पहले जवाब देने के लिए उतावला हो उठता था। उसका जवाब अक्सर मूर्खतापूर्ण होता, जिसे सुनकर मास्टर साहब तंज कसते और लड़के हंस पड़ते, पर भोलनाथ के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आती थी। एक बार स्कूल में किताबों की चोरी को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। उस समय भी भोलनाथ सयाना बनने के चक्कर में बड़ी बुरी तरह फंसा। हेडमास्टर साहब चोरी की बार बार मिलने वाली शिकायतों से तंग आ चुके थे। एक दिन वे हर कक्षा में गए और पूछा, लड़कों, क्या तुम्हें पता है कि चोरी कौन कर रहा है? जैसे ही उन्होंने भोलनाथ की कक्षा में ये सवाल किया, भोलनाथ झट से अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया और बोला, हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि हरिदास ही चोरी करता है। ये सुनकर हम सब सन्न रह गए। हेडमास्टर साहब ने कड़क कर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि हरिदास चोर है? भोलनाथ ने बड़े ही मासूम चेहरे के साथ कहा, जी, वो तो मुझे पता नहीं, पर मेरा मन कहता है। मास्टर साहब ने डांटते हुए कहा, जब तुझे पता नहीं है तो ऐसा इल्जाम क्यों लगाया? क्या तेरे पास कोई ठोस कारण है? भोलनाथ फिर बोला, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि शायद वही लेता है, इसलिए कह दिया। और तो मैंने कुछ नहीं कहा। हेडमास्टर साहब ने गंभीर होकर आदेश दिया, जाओ, अभी हरिदास से माफी मांगो। वही हुआ। कान पकड़कर उसे हरिदास से माफी मांगनी पड़ी। पर क्या इतने से उसकी अक्ल ठिकाने आने वाली थी? भोलनाथ को तैरना बिल्कुल नहीं आता था, पर अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में वो हरीश के छोटे भाई को तैरना सिखाने तालाब में उतर गया। वो तो भला हो राम बाबू का जो ऐन वक्त पर घाट पर आ पहुंचे, वरना उस दिन दोनों ही घोष पुखुर में डूब मरे होते। कोलकाता में अपने मामा की मनाही के बावजूद वह चलती ट्राम से उतरने की कोशिश में कीचड़ में ऐसा गिरा कि 3 महीने तक उसकी नाक पर खरोंच का निशान बना रहा। और वो सपेरों बेदों वाली बात तो हम आज तक नहीं भूलते, जब वे लोमड़ी पकड़ने के लिए जाल बिछाकर गए थे और भोलनाथ उस जाल से छेड़छाड़ करने के चक्कर में खुद ही उसमें फंस गया था। पर जिस बार वह सबसे ज्यादा जलील हुआ, उसकी कहानी तो सुनिए। हमारे स्कूल जाने के रास्ते में ही कॉलेज की इमारत पड़ती है। वहां एक कमरा था जिसे लेबोरेटरी, प्रयोगशाला कहा जाता था। उस कमरे में तरह तरह की अजीबोगरीब मशीनें और यंत्र रखे होते थे। भोलनाथ की उत्सुकता तो वैसे ही 7वें आसमान पर रहती थी।
एक दिन वह कॉलेज के भीतर घुस गया और देखा कि एक मशीन का पहिया घूम रहा है और उसके एक कोने से बिजली की तरह नीली चिंगारियां निकल रही हैं। ये देखकर भोलनाथ का मन ललचा गया कि वह भी एक बार उस मशीन का पहिया घुमाकर देखे। पर जैसे ही वह मशीन के पास पहुंचा, किसी ने उसे ऐसी जोरदार डांट पिलाई कि वह डर के मारे एक ही दौड़ में स्कूल पहुंचा और हांफने लगा। पर उस मशीन को छूने की उसकी इच्छा मरी नहीं थी। एक दिन दोपहर के बाद जब सब घर लौट रहे थे, भोलनाथ न जाने कब चुपके से कॉलेज की इमारत में घुस गया। वह दबे पाव लेबोरेटरी में पहुंचा और काफी देर तक इधर उधर देखता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि कमरे में कोई नहीं है, तब उसने साहस बटोरकर भीतर कदम रखा। उसने देखा कि वो मशीन तो अलमारी के ऊपर वाले ताखे रैक पर रखी है, जहां उसका हाथ नहीं पहुंच सकता। उसने बड़ी मेहनत से मेज के पीछे से एक भारी कुर्सी घसीटी और उस पर चढ़ गया। उधर कॉलेज का कर्मचारी यह सोचकर कि कमरे में कोई नहीं है, बाहर से ताला लगाकर चला गया। भोलनाथ का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं था। वह तो कुर्सी पर खड़ा होकर उस मशीन के पास रखी एक अजीब सी बोतल को देख रहा था। भोलनाथ को यह अंदाजा भी नहीं था कि वो लेडेन जार यानी बिजली की बोतल है। जैसे ही उसने उस बोतल को हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, बोतल के भीतर जमा बिजली का एक तेज झटका उसके शरीर के पार निकल गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी हड्डियों के भीतर तक हथौड़ा मार दिया हो। सिर चकराया और वह धड़ाम से कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। बिजली का झटका खाने के बाद भोलनाथ काफी देर तक सुध-बुध खोकर पड़ा रहा। जब होश आया तो बदहवासी में भागने की कोशिश की, पर देखा कि दरवाजा तो बाहर से बंद है। उसने दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्के दिए, घूंसे मारे, लाते चलाई, पर पुराना भारी किवाड़ टस से मस नहीं हुआ। खिड़कियां बहुत ऊंची थी और वे भी बाहर से बंद थी। कुर्सी पर चढ़ने के बाद भी वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। भोलनाथ के माथे से पसीने की धार बहने लगी। उसने सोचा कि क्यों न जोर जोर से चिल्लाया जाए, शायद कोई सुन ले, पर उसकी आवाज डर के मारे ऐसी फटी और बिगड़ गई थी, और उस बड़े खाली कमरे में ऐसी डरावनी गूंज, प्रतिध्वनि पैदा हो रही थी कि वो अपनी आवाज से खुद डर गया। उधर शाम ढल रही थी और अंधेरा गहराने लगा था। तभी कॉलेज के पुराने बरगद के पेड़ पर बैठे एक उल्लू ने अचानक अपनी भयानक आवाज में भूत भुतुम भूत की पुकार लगाई। उस आवाज को सुनते ही भोलनाथ की घिघी बंद गई, उसके दांत किटकिटाने लगे और वो एक चीख मारकर बेहोश हो गया। कॉलेज का दरबान उस समय हमारे स्कूल के पाड़े जी और कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर बड़ी मस्ती में ढोलम जीरा बजाते हुए "हारे कहाँ गयो राम" का कीर्तन कर रहा था। उन्हें किसी भी तरह की चीख सुनाई नहीं दी। आधी रात तक उनका कीर्तन का शोर चलता रहा। जब भोलनाथ को होश आया और उसने दरवाजे पर लाते मारनी शुरू की, तो कीर्तन की आवाज के बीच वो शोर दरबानों के कानों में पड़ा तो सही, पर उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। पाड़े जी ने एक बार तो कहा भी कि भाई जरा देखो तो ये शोर कैसा है, पर दूसरों ने ये कहकर उन्हें रोक दिया, अरे छोड़ो भी, चिल्लाने दो। रात के 12 बज चुके थे जब दरबानों का उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ा। तभी भोलनाथ के घर वाले हाथ में लालटेन लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने गली घर घर छान मारा था, पर भोलनाथ कहीं नहीं मिला था। दरबानों से पूछने पर उन्होंने एक ही सुर में कहा कि उन्होंने स्कूल वाले बाबू में से किसी को भी यहां नहीं देखा। तभी अचानक कमरे के भीतर से वही दुम दुम की आवाज और चिल्लाहट फिर सुनाई दी। अब भोलनाथ का पता लगाने में ज्यादा देर नहीं लगी, पर आफत अभी भी टली नहीं थी। दरवाजा बंद था और चाबी गोपाल बाबू के पास थी, और गोपाल बाबू वे तो अपनी भतीजी की शादी में गए थे और सोमवार से पहले लौटने वाले नहीं थे। आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद एक सीढ़ी मंगाई गई, खिड़की खोली गई, उसके शीशे तोड़े गए और न जाने कितने हंगामे के बाद डरे सहमे आधे मरे हुए भोलनाथ को बाहर निकाला गया। वो वहां क्या कर रहा था, क्यों गया था और कैसे खस गया,
ये सब पूछने के लिए उसके पिता ने एक भारी थप्पड़ हवा में उठाया, पर भोलनाथ का वो पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर उनकी ममता जाग उठी और वो थप्पड़ उसके गाल तक नहीं पहुंचा। बाद में जब लोगों ने उसे कुरेदा और सवालात किए तो जो सच बाहर आया उसी के आधार पर हमने ये पूरा किस्सा बयान किया है। पर भोलनाथ, उसने हमारे सामने कभी सच स्वीकार नहीं किया। उसने हमें उल्टा ये समझाने की कोशिश की कि वो तो जानबूझकर अपनी बहादुरी दिखाने के लिए कॉलेज की इमारत में रात बिताने गया था। पर जब उसने देखा कि उसकी इस सफेद झूठ पर कोई यकीन नहीं कर रहा है, बल्कि असली पोलपट्टी धीरे धीरे खुल रही है, तब वह ऐसा शर्मिंदा हुआ कि कम से कम 3 महीने तक उसकी वो सयानी बनने की आदत बिल्कुल ठंडी पड़ी रही। भला लोग उसे सयाना भोलनाथ ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। समाप्त।